Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Adi Sankaracharya ji. His 108-foot statue has been erected in Omkareshwar, Madhya Pradesh. तो देखते हैं दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस न्यूज़ की मदद से हम लोग आदि शंकराचार्य के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड इंडियन आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी के बारे में कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आदि शंकराचार्य he lived somewhere close to 8th century AD in India. So he was born in Kerala and on the bank of Periyar River. Not so important information. तो देखिए एट द वेरी अर्ली एज ही अटेंडेड अ सन्यासी लाइफ। तो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया। 32 साल की उम्र में तो उनकी डेथ भी हो गई थी। यू सी ही वाज बोर्न इन 1788 एडी, डाइड इन 1820 एडी। तो 32 साल की एज में उनकी डेथ भी हो गई। उसके पहले उन्होंने कई सारे काम किए। नेचुरली उन्होंने काफी अर्ली एज में सन्यास धारण कर लिया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो चार इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल माने जाते हैं, चार धाम, उसकी स्थापना की है। बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी एंड द्वारका। उसके अलावा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन है कि हिंदुइज्म, जिसको आज के डेट में सनातन धर्म भी कहते हैं, इसको लेकर के हम डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाई इट इज नोन एज सनातन धर्म, एटर्नल रिलीजन एंड ऑल, इसको हम देख चुके हैं पहले। तो हिंदुइज्म को उन्होंने रिवाइव किया है। क्योंकि देखिए हिंदुइज्म तो एक कोई ट्रेडिशनल रिलीजन की तरह नहीं है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ वे ऑफ लाइफ, डज नॉट हैव अ वेरी वेल पिन पॉइंटेड प्रॉफिट और एनी वेल डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो धीरे धीरे ये डेवलप हुआ है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज्म के अंदर कई सारे सोशल इविल्स भी आ गए, जिसको फिर काउंटर किया अलग अलग रिलीजन ने, खासकर बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 6th सेंचुरी बीसी से ही बुद्धिज्म, जैनिज्म आप देखोगे कि धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो रहा है। और लगभग 1000 साल तक बुद्धिज्म जैनिज्म काफी प्रोमिनेंट रहा भारत के अंदर। तो आप समझो कि 6th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी तक, जब तक आदि शंकराचार्य जी आएंगे इंडियन लैंडस्केप पे, तब तक बुद्धिज्म जैनिज्म काफी प्रोमिनेंट था और हिंदुइज्म अपने तमाम कुरीतियों के कारण, सोशल इविल्स के कारण डिक्लाइन पे था। लोग मानने लगे थे कि हिंदुइज्म इज सेट ऑफ डॉगमेटिक सुपरस्टिशियस प्रिंसिपल्स, इट डज नॉट हैव एनी फिलोसॉफिकल डेप्थ। इसी चीज को बदला आदि शंकराचार्य जी ने। ही रिवाइव्ड द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैतवाद वेदांता of Hinduism, and he, over a period of time, made Advaitwad Vedanta philosophy of Hinduism popular. That led to challenge from Hinduism to the then prevalent religion like Buddhism and Jainism. और हिंदुइज्म के रिवाइवल में, राइज में आदि शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुइज्म को जो एक सुपरस्टिशियस और डॉगमेटिज्म से भरा हुआ रिलीजन माना जाने लगा था, उस सोच को, उस अवधारणा को बदला है आदि शंकराचार्य जी ने। दैट इज वाई ही कैन बी कंसिडर्ड एज समवन हु रिवाइव्ड हिंदुइज्म, हु हेल्प्ड इन सर्वाइवल ऑफ हिंदुइज्म। तो क्या है उनकी अद्वैतवाद वेदांत की फिलॉसफी, जिसको उन्होंने प्रोमिनेंट बना करके हिंदुइज्म को रिवाइव किया, वो जरा समझते हैं। तो अद्वैतवाद वेदांत क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझना होगा वेदांत क्या है। और वेदांत को समझने के लिए समझना होगा कि हिंदू जो सैक्रेड टेक्स्ट्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं मेनली, श्रुति एंड स्मृति। तो ये क्या है, पहले वो समझना होगा। तो शंकराचार्य जी का कंट्रीब्यूशन हिंदुइज्म का रिवाइवल कैसे, थ्रू हिज अद्वैतवाद वेदांता फिलोसफी। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अद्वैतवाद वेदांता है क्या। लेकिन अद्वैतवाद वेदांता को समझने के लिए हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स को समझना होगा। हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति वो तमाम आइडियाज जो माना जाता है कि द गॉड हिमसेल्फ रिवील्ड टू द ऋषिज मुनीस। श्रुति हमने खुद सुना है भगवान से, ऐसी मान्यता है। सो दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड।
कि दिस इज व्हाट गॉड हैज रिवील्ड टू अस। तो इसमें सबसे पहले आते हैं वेदास, जो चार वेद हैं हमारे। वेदास के बेसिस पे तमाम रिचुअल्स उनसे एसोसिएटेड। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान ने हमें चार वेदों का ज्ञान दिया, फिर ऋषि मुनियों को उससे रिलेटेड क्या रिचुअल्स होने चाहिए उनका ज्ञान दिया ब्राह्मणास में। फिर कई सारे लोग जो हैं फिलोसॉफिकल थोड़ी थिंकिंग करने लगे, तो भगवान ने उनको फिर थोड़ी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्राह्मणास एंड वेदास डेवलप कराया उनके अंदर थ्रू आर्यनकाज। तो आर्यनकाज और ऑल्सो नोन जंगल बुक, because it is believed कि few people who got frustrated with the excessive rituals mentioned in Brahmanas, they migrated towards jungle. There they meditated, and while meditation, the god revealed the philosophical aspect of Brahmanas and Vedas through Aryanakas to these Rishi Munis. और फिर Aryanakas was the beginning of philosophical thinking, which culminated into Upanishad and Vedanta, which is known as highest philosophical thinking in इंडियन हिंदू ट्रेडिशन। आई एम सो सॉरी, हिंदू ट्रेडिशन इसको कहेंगे। तो वेदांत, जिसको उपनिषद या वेदांत कहते हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट फिलोसॉफिकल एंड और हेड ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। वेदांत से शुरू होता है, वेदांत मतलब एंड ऑफ वेदास, मतलब हाईएस्ट फिलोसॉफिकल स्टेट। तो ये बातें हो गई जो भगवान ने खुद रिवील की, ऐसी मान्यता है हिंदुइज्म में। और इन तमाम श्रुतिज को फिर हमने इंटरप्रेट कर करके अलग अलग टेक्स्ट खुद के बेसिस पे लिखे हैं, जैसे रामायण, महाभारत, इनको कहा जाता है महाकाव्य, एपिक्स, पुराण, मनुस्मृति। सो दीज हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड आर बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद हेल्प ऑफ मेमोरीज, इसी इनको कहा जाता है स्मृति। तो वेदांत में, विच इज नोन एज एंड ऑफ वेदास, यहाँ पे मेंशन किया गया है हिंदू ट्रेडिशन की तमाम जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या है वेदांत में, पहले वो समझेंगे, फिर आएंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद वेदांत के थ्रू क्या पॉपुलराइज किया। वेदांत, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट मींस एंड ऑफ वेदास, मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ सनातन या हिंदू फिलोसफी। वेदांत में कुछ बातें लिखी हैं ऐसी, जैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, ऐसी बातें लिखी हैं। इसको लेकर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है लोगों के, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट फिलोसोफर इसमें है, ऑफ कोर्स आदि शंकराचार्य जी, हिंदू ट्रेडिशन के सबसे प्रोमिनेंट फिलोसोफर। उन्होंने इन सारी चीजों का क्या मतलब निकाला है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तत्त्वम असि, इससे उन्होंने मतलब ऐसा निकाला कि ब्रह्म यानी कि गॉड, यहां ब्रह्म से हमारा मतलब है गॉड, उन गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी लिव इन। हम सब जो हैं इस दुनिया में रह रहे हैं, इसको नाम दिया गया है जगत। तो ब्रह्म ने जगत को बनाया है। जगत के अंदर दो चीजें हैं, मैटर, दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो मैटर, जैसे आसपास में जो चीजें आप टच कर सकते हैं, आपका पेन जो है, आपका बॉटल जो है, सिर्फ मैटर से बना है। दूसरी चीज जो इस दुनिया में है वो है जीव। जीव मतलब सोल। तो हम जो इंसान हैं, हमारे दो डायमेंशन हैं, या जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, इनके अंदर जीव भी है और जगत भी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जी जगत है, हम सो सॉरी, मैटर है, उसमें जान नहीं है, जीव नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, जीव और जगत को बनाया है ब्रह्म ने या गॉड ने, उसी ने बनाया है और अल्टीमेटली वही उसको खत्म करेगा। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इनका क्या मतलब है। तो जिसने क्रिएट किया है वही सत्य है। जगत ये तो क्रिएशन है, ये तो आज है कल फिर नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, हम लोग देखते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, हम लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो जो आज हम इंसान बना रहे हैं, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद हम ही में से जो इंसान जिंदा रहेंगे उसको डेमोलिश करके कोई नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो बिल्डिंग ज्यादा रियल है या हम? ऑफ कोर्स वी द क्रिएटर। तो क्रिएटर इज मोर रियल देन द क्रिएशन। दिस इज द आइडिया हियर, दैट द ब्रह्म हैज क्रिएटेड दिस जगत एंड जीव। तो द क्रिएटर इज मोर रियल एंड ultimate reality
देन द जगत, क्योंकि ये आज उन्होंने बनाया है तो कल उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें बनाया है, और हमारा जो, अगर हम इंसान को देखें तो हमारे दो एस्पेक्ट हैं, मैटर एंड सोल। जो सोल है ना हमारा, वो ब्रह्म से लिंक्ड है। जो जीव है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर तो हम दो चीजों से बने, जीव और जगत। तो हमारा जो जीव है या जो सोल है, वो ब्रह्म से सीधा सीधा लिंक्ड है। इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब द वर्ल्ड इज लेस रियल, इट्स नॉट दैट अनरियल। माया नहीं है, इल्यूजन नहीं है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, वो इल्यूजन नहीं है, ये लेस रियल है, बट द क्रिएटर इज मोर रियल। तो ये, आई जस्ट होप कि अभी तक आपको बातें समझ आ रही हैं कि ये कितनी कठिन बातें हैं। ये सारी बातें ऐसे खो गई, ये सब तो लिखी हुई थी वेदांता में, उपनिषद में, लेकिन ऐसे खो गई। लोगों ने अलग अलग सुपरस्टिशियस तरीके से इसका मतलब निकाला कि काफी सारे डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म के अंदर आ गए, जिसको क्रिटिसाइज करके बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर ट्रेडिशन या रिलीजन बने भारत के अंदर। लेकिन शंकराचार्य जी ने इन सारे आइडियाज का फिर काफी फिलोसॉफिकल तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैतवाद वेदांत। तो क्या है अद्वैतवाद वेदांत? एक दिन मैं आपको नटराज पोज ऑफ शिवा पढ़ा रहा था, और वहां पे मैंने कहा था कि नटराज पोज ऑफ शिवा समराइजेज इंटायर वेदांत फिलोसफी इन वन पोज। तो फिर मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली आप लोगों को समझ नहीं आया कि हाउ नटराज पोज ऑफ शिवा इज समराइजिंग वेदांत फिलोसफी। कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, तो एक बार फिर देखते हैं, जिससे वेदांत फिलोसफी और क्लियर हो जाएगा। ये अकेला पोज पूरी वेदांत फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है, समराइज करता है। देखिए, एक हाथ में डमरू है। डमरू साउंड जो रिलीज हो रहा है, दैट सिंबलाइजेस क्रिएशन। दैट मीन्स द ब्रह्म, शिवा हिमसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रह्म सत्य जो क्रिएट कर रहा है वो ज्यादा रियल है। जगत जो क्रिएट हो रहा है, इट इज लेस रियल। जगत, द मटेरियल वर्ल्ड इज लेस रियल। और दूसरे हाथ में फायर है। तो जो क्रिएट करेगा वही तो किसी दिन डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो अल्टीमेटली द ब्रह्म इज क्रिएटर, द ब्रह्म इज डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो चीजें आज क्रिएट हुई हैं कल डिस्ट्रॉय भी होंगी। जो बिल्डिंग्स हम आज बना रहे हैं उसको कल डिस्ट्रॉय भी करेंगे। इसीलिए वी आर मोर रियल, द बिल्डिंग्स आर लेस रियल। अभी इस बात को जो समझ लेगा, उसी को होगी मुक्ति। इस दुनिया में रहते हुए भी हम सब जीव हैं, और हमारे ऊपर हमारा जो शरीर है वो जगत के फॉर्मेट में, मैटर के फॉर्मेट में हमारे जीव के ऊपर चिपका हुआ है। अगर इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो इस दुनिया में रहते हुए भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति पाना, सैल्वेशन, मोक्ष ही हमारे जीवन का मकसद है एज पर वेदांत फिलोसफी। और मुक्ति पाने के तीन मेन रास्ते हैं। एक रास्ता है अपना कर्म करते रहना, ईमानदारी से अपने काम को, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना, जो डिओंटोलॉजिकल फिलोसफी में कहा गया है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो कर्म मार्ग के लिए प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, ये नटराज पोज में आप देखेंगे ये अभय मुद्रा। अभय, देखिए हम लोग अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी सोचा है आपने? अगर स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसके मन में डर इतना रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो इतना डरा रहता है कि वो फिर पैनिक करता है, ट्रेम्बल करता है, और मेन काम कर नहीं पाता है। तो इस पोज से ब्रह्म के मैसेज दे रहे हैं हम सबको कि बी फियरलेस, अभय, एंड फोकस ऑन योर ड्यूटी, फॉलो द कर्मा, दैट इटसेल्फ इज गारंटी ऑफ योर सक्सेस। क्योंकि कर्म अपनी ईमानदारी से करोगे तो तुम आईएएस बनो ना बनो, मोक्ष जरूर मिल जाएगा तुम्हें। अपना काम ईमानदारी से करना, ये एक रास्ता है मोक्ष का। तो बेसिकली अभय मुद्रा जो है ये वही है, जो फिल्म में आजकल डायलॉग आया है ना, रख विश्वास, तू है शिव का दास। तो विश्वास रख बस, और काम अपना करता रहे। तो इस तरीके से आपको जिस दिन ये समझ आ गया कि हमारी कोशिश ही कामयाबी है, उस दिन आप कर्म मार्ग को फॉलो करने लगेंगे। वो भी तरीका है मोक्ष पाने का। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ज्ञान मार्ग। जब हम अपने इग्नोरेंस को खत्म कर दें, जब हम दुनियादारी में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, तो हम लोग जगत को ज्यादा रियल समझने लगे हैं, जीव को और ब्रह्म को अनरियल समझने लगे हैं। वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को अगर हमें किल करना होगा, तो ये ड्वार्फ को इग्नोरेंस के फॉर्म में दिखाया है। एंड इफ वी सप्रेस इट, देन वी टेक ज्ञान मार्ग, दैट इज अनदर मार्ग ऑफ मोक्ष।
और तीसरा है ऑफ कोर्स भक्ति मार्ग, जब इस हाथ से वो अपने पांव की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तीन रास्ते हैं मोक्ष के। अल्टीमेटली मोक्ष पाने के लिए हमें इस बात का ज्ञान होना होगा कि यही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ज्ञान हो गया तो इस दुनिया में रहते हुए भी हमें मोक्ष मिलेगा। ये है सनातन धर्म की फिलॉसफी। ऐसा कहा, ऐसा इंटरप्रेट किया शंकराचार्य जी ने फ्रॉम दिस डिक्टम्स लाइक अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब इस बात को कैसे फील किया जाए, क्या रास्ते हैं? तो ऑफ कोर्स भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है। अब एक प्रश्न और था हिंदुइज्म के अंदर कि जो ब्रह्म है और हम सब जीव हैं, हम दोनों एक ही हैं या थोड़ा अलग हैं? इसको लेकर के वेदांत के अंदर भी तीन अलग अलग थॉट्स हैं कि जो ब्रह्म है और हम सब का जो जीव है, सोल हम सब का, वो सब एक ही है या उनमें थोड़ा अंतर है? ब्रह्म ने हमें बनाया जरूर है, उसने मैटर जरूर बनाया है। मैटर तो ठीक है, अनरियल है, शरीर तो वस्त्र मात्र है, बदल जाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर की आत्मा है, क्या वही ब्रह्म है या आत्मा और ब्रह्म अंतर अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग है? आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन हिंदू फिलोसॉफी की बात चल रही है। उसमें शंकराचार्य हैज प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा या जीव या ब्रह्म, हम सबकी जो आत्मा और परमात्मा वो अलग नहीं है, दे आर नॉन ड्यूअल। ये बताया शंकराचार्य जी ने, उनकी फिलॉसफी ये है। जब वो कहते हैं कि लिखा तो है साफ साफ, तत्वत्वम असि, तुम ही तो हो, तो आत्मा परमात्मा एक ही है। यू जस्ट हैव टू रियलाइज। जब अपने अंदर आप झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान अंदर ही तो बैठा है और वही है ब्रह्म। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। वेदांत फिलोसफी में दो अलग ट्रेडिशन भी है। द्वैतवाद है, माधवाचार्य जी बाद में जो आएंगे शंकराचार्य से, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा और ब्रह्म का नेचर एक जैसा है, दोनों में इंटेलिजेंस है, सत्य सत्यचित आनंद है, सच्चिदानंद है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज है। लेकिन ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, दोनों एक नहीं है। नेचर एक जैसा है लेकिन अलग है। तो इसको कहा गया द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म, जो प्रमोट किया माधवाचार्य जी ने। और एक है बीच का रास्ता, विशिष्ट अद्वैतवाद, जिसको पॉपुलराइज किया रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि जैसे हम और हमारे फिंगर्स एक हैं भी और नहीं भी हैं। जैसे आप, हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो हमारा ही तो हिस्सा है, बट स्टिल दे आर नॉट अस ओनली। आप जब बोलते हैं मैं, तो यू डोंट मीन योर फिंगर्स। सिमिलरली ब्रह्म का हम हिस्सा हैं, उसके हम बॉडी एक्सटेंडेड पार्ट की तरह है, बट वी आर नॉट एग्जैक्टली द ब्रह्म। द जीव इज नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म, द आत्मा इज नॉट एग्जैक्टली what परमात्मा इज। आत्मा इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ परमात्मा, मतलब आत्मा इज ए क्वालिफाइड वर्जन ऑफ परमात्मा। सो दिस इज क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म। इसी को कहा गया विशिष्ट अद्वैतवाद, कि हम इस ब्रह्म के अंदर एक उसके एक्सटेंडेड पोर्शन की तरह है। तो ये है हिंदू ट्रेडिशन के अलग अलग फिलोसॉफिकल आइडियाज। उसमें सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकली कंसिस्टेंट आइडिया है अद्वैतवाद वेदांत। जैसे अब मैं इसको रिलेट करूंगा थोड़ा पॉलिटी के आइडिया से। सोवरेन का मतलब है अनक्वेश्चनड डोमिनेंस। सोवरेन का मतलब एक ही होगा। अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही हो सकती है, अल्टीमेट रियलिटी दो नहीं हो सकती, otherwise it will be logically inconsistent thing. That is why अद्वैतवाद वेदांत is considered to be logically most consistent philosophy. उसको पॉपुलराइज किया शंकराचार्य जी ने, एंड दैट इज वाई शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद वेदांत है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट लेवल ऑफ वेदांत फिलोसफी। और शंकराचार्य इज क्रेडिटेड फॉर रिवाइविंग द डिक्लाइनिंग हिंदू ट्रेडिशन विच हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन फ्रंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत आप मान सकते हैं, हिंदुइज्म की रिवाइवल मान सकते हैं आप शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद वेदांत से। उसी कारण से ये 108 फीट का ऊंचा उनका स्टैच्यू बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर में इन मध्य प्रदेश। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में, एग्जैक्टली ये नहीं लेकिन कुछ ऐसा था। ट्रेस द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, डिस्कस इट्स नेचर विद रेफरेंस टू द्वैत एंड अद्वैतवाद। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी एडी, केरला में बॉर्न, 4 इन्होंने मठ बनाए। इनकी सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो है अद्वैतवाद वेदांत। विथ हिज दिस ही चैलेंज्ड बुद्धिज्म, जैनिज्म, लेड टू रिवाइवल ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए पहले आप समझ लीजिए कि श्रुति और स्मृति दो टेक्स्ट हैं, दो टाइप के टेक्स्ट हैं। श्रुति वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उसमें हाईएस्ट
जो फिलोसॉफिकल लेवल है हिंदू ट्रेडिशन में वो दिखता है आपको वेदांत में। इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन फिलोसफी। वेदांत में कुछ इंपॉर्टेंट डिक्टम्स लिखे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तत्वत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, इसी को डिकोड करना था। इसको डिकोड किया शंकराचार्य जी ने कुछ इस तरीके से कि ब्रह्म या गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स जगत, ये है जगत दुनिया, उसके अंदर हम सब जीव भी हैं, लिविंग एंटिटी। एंड द पर्पस ऑफ जीव इज टू अटेंड मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगी? बाय रियलाइजिंग दैट जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, वी आर वन और द सेम। और ये कैसे रियलाइजेशन होगा? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, या अपना कर्म करके ईमानदारी से। यही बात मैं कभी कभार कहता हूं, हम स्टूडेंट हैं तो हमारा काम क्या है? पढ़ना। तो ईमानदारी से पढ़ते हैं, अपने आप हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो, अब और क्या क्या कर सकते हैं? रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं, ईमानदारी से काम करना ही अपने हाथ में। सब इच्छा होगी तो होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ये हाउ टू अटेन ब्रह्म बाय रियलाइजिंग द यूनिटी ऑफ जीव एंड ब्रह्म। अब हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जो वेदांत फिलोसोफर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है रिगार्डिंग जीव और ब्रह्म के रिलेशन को लेकर के। जैसे एक है नॉन ड्युअलिज्म, शंकराचार्य कहते हैं अद्वैतवाद बिल्कुल एक ही है। विशिष्ट अद्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद कि नहीं, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, नेचर एक जैसा है लेकिन अलग अलग है, माधवाचार्य। आई जस्ट होप कि ये पूरी फिलोसफी अब आपको क्लियर हो गई है। हिंदू ट्रेडिशन में यही फिलोसफी है, इसको समझ गए, पूरा पूरा आपका सिलेबस एक आर्ट एंड कल्चर का हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इश्यूज अबाउट privileges to the legislators. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, आपने संविधान के अंदर प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना काफी जरूरी है, ताकि वो बिना डरे अपनी ओपिनियन रख पाए, ताकि एक कानून फ्री और फेयर तरीके से बन सके। उनके किसी भी तरीके का उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, फियर नहीं होना चाहिए। तो उनको इसी कारण से, ताकि वो पूरी तरह से फ्री होकर के अपना ओपिनियन रख पाए ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, उनको कई सारे तरह के इम्यूनिटीज दी गई हैं फ्रॉम व्हाट दे स्पीक और व्हाट दे डू। ये इम्यूनिटीज उनके लिए प्रिविलेजेज हैं। तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए उनके प्रिविलेजेस दिए हुए हैं संविधान के आर्टिकल 105 में, जबकि लेजिस्लेटिव बॉडीज के मेंबर्स के लिए प्रिविलेजेस दिए हैं आर्टिकल 194 स्टेट लेवल पे। इसी का फायदा उठा करके ये लोग इतना तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज देयर प्रिविलेज, which is protected under Article 194 for legislative bodies and Article 105 for Parliament. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज बीन बेसिकली अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि वहां पे पार्लियामेंटेरियंस को फुल फ्रीडम रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोले बोलना चाहे बोल सकते हैं। उनके खिलाफ जो भी वो फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी पे खड़े होकर के कहेंगे, वो वर्ड उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, सिविल मैटर्स में दे आर फ्री फ्रॉम अरेस्ट, नो मेंबर शैल बी अरेस्टेड इन सिविल केसेस 40 days before and after the adjournment of the house. एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, कोर्ट कभी इनको विटनेस की तरह बुला नहीं सकता कि आओ, ये उनका फ्रीडम है, इनकी इच्छा होगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर बाहरी कोई इंसान इनके खिलाफ कोई एलिगेशन लगाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर ने पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कुछ लिख दिया कि बेईमान हैं, करप्ट हैं, उनको पनिश भी करने का इनके पास अधिकार है, बिकॉज दैट वुड बी इक्वल टू वायलेशन ऑफ देयर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो उस केस में ये लोग एक ऑर्डर पास करके कि हमारे प्रिविलेजेस वायलेट हुए हैं, उस इंसान को पनिशमेंट भी सुना सकते हैं। ऐसे पहले केसेस हो चुके हैं जहां पे कुछ जर्नलिस्ट को जेल की सजा भी हुई है फॉर क्रिटिसाइजिंग सम ऑफ द लेजिस्लेटर्स फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइबरी और सम इमोरल एक्टिविटी ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कई सारे अधिकार हैं, ये सब बेसिक आप पढ़ते हैं। प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज जो आइडिया है आर्टिकल 105 में और 194 में। सिविल मैटर्स में तो अरेस्ट नहीं हो सकता, क्रिमिनल मैटर्स में अरेस्ट हो सकता है, बट ओनली आफ्टर प्रायर परमिशन इन केस ऑफ लोकसभा फ्रॉम द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन केस ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लाइकवाइज। तो कई सारे प्रिविलेजेज हैं, जो मर्जी आए करो ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, आर्टिकल 105 प्रोटेक्ट करेगा आपको। और ये इफ फॉर पार्लियामेंटेरियंस आर्टिकल 194 विल प्रोटेक्ट एमएलएस। और ये सब दिया, ऐसा नहीं है कि इनको दिया गया है मिसयूज करने के लिए, दिया गया है ताकि बेफिक्र होकर के
अपनी बात रख सकें, तभी जाकर के एक फ्री फेयर तरीके से डिबेट होगा, तभी जाकर के बढ़िया कानून बनेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। दैट रिस्ट्रिक्शन कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रिविलेज मोशन। यानी कि इस हाउस में एक मेंबर ने मान लीजिए बहुत शोरगुल मचाया, तोड़ फोड़ किया, अभी कोई कोर्ट इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, कोई पुलिस इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हाउस को लगता है कि ये इंसान ने अपने प्रिविलेज का मिसयूज किया है, तो इस इंसान के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, और प्रिविलेज मोशन के इस्तेमाल से इस इंसान के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो मतलब हाउस ही फैसला करेगा, और हाउस ही इस इंसान के प्रिविलेज के वायलेशन के केस में, मिसयूज के केस में इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर के इसके खिलाफ एक्शन लेगा। बट एक्सटर्नल कोई एडजुडिकेटरी बॉडी वगैरह एक्शन नहीं ले सकती इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पे आते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला है पीवी नरसिम्हा राव केस 1998। ये मामला था जिसमें कुछ लोगों को ब्राइब दे करके अपने हिसाब से वोटिंग करवाई गई थी। कुछ वोटिंग थी सरकार के को बचाने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग थी, जिसमें कुछ लोगों को ब्राइब दिया गया कि भाई ऐसे वोट कर दो, सरकार बच जाएगी, तो सेव द देन कांग्रेस गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। अब ये बात सामने आ गई, तब सवाल ये उठा कि क्या अब इस एक्शन पे कोर्ट के अंदर इन एमपीज के अगेंस्ट केस किया जा सकता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि ब्राइब तो ब्राइब है, तो ब्राइब इज एन ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्या उनके खिलाफ इस में कोर्ट में केस लाया जा सकता है कि नहीं, या फिर इट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और अगर कोई एक्शन लेना है तो सिर्फ पार्लियामेंट लेगा, कोर्ट नहीं ले सकता। ये प्रश्न था कि ब्राइब टेकिंग फॉर वोटिंग और नॉट वोटिंग शुड बी प्रोटेक्टेड और नॉट अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पीवी नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इट इज प्रोटेक्टेड अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अगर कोई एक्शन लेना है तो पार्लियामेंट लेगा, कोर्ट नहीं ले सकता। इट इज देयर प्रेरोगेटिव ऑफ, वोट दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या सोच करके ले रहे हैं, पैसा लिया नहीं लिया, दैट इज देयर चॉइस। एक और इसी से रिलेटेड केस है केशव सिंह केस, ये अलग है 1965 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेज देता है पार्लियामेंटेरियंस को, उन मामलों में अगर कोई वायलेशन होता है तो सिर्फ पार्लियामेंट फैसला ले सकता है अगेंस्ट दैट पार्लियामेंटेरियन थ्रू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन। लेकिन जो मामले संविधान में नहीं लिखे हैं प्रिविलेज से रिलेटेड, उस मामले में अगर कुछ वायलेशन होता है तो फिर कोर्ट फैसला ले सकता है कि यहाँ पे आपने ये गलती की है, क्योंकि वो मामला तो संविधान में लिखा नहीं था। आई जस्ट होप कि आपको ये बात समझ, लेकिन ये कानून, ये केस जो है अब ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि बाद में फिर कुछ और भी डिटेल प्रिविलेजेस बनाए गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू रूल बुक्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल। तो जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज दिस इज इन न्यूज नाउ। पीवी नरसिम्हा राव केस, वोटिंग करने के लिए, नहीं करने के लिए अगर पैसा लिया तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं होगा। ऐसा मामला हाल फिलहाल में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 2012 का मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमएलए सीता सोरेन जी राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान केस निकल कर के आए कि उन्होंने ब्राइब लिया है। ये मामला फिर वहां से हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पीवी नरसिम्हा राव केस है, उस हिसाब से तो इसमें एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा सीता सोरेन जी के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रेफर कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सिर्फ इस मामले की सुनवाई नहीं कर रही है, सीता सोरेन जी के मामले की सुनवाई नहीं कर रही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज स्टार्टेड टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, पीवी नरसिम्हा राव केस ऑल्सो, कि क्या ब्राइब लेने के केस में भी a parliamentarian is protected under parliamentary privileges. Now, Supreme Court has started to review its opinion or its decision in PV Narasimha Rao case. So now, Supreme Court is going to decide on this particular matter, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि भाई ये सब दिया गया था प्रोटेक्शन आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, बेईमानी करने के लिए, ब्राइबरी करने के लिए नहीं। तो ब्राइबरी वगैरह के जो मामले हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए,
Now Supreme Court is hearing on that particular issue. Sita Soren case is to just one case. Now Supreme Court की constitutional bench has started to review the entire matter. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about MSME not linked with e-commerce platform facing threat. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. MSME, micro small medium enterprises, आज पर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 इनका डेफिनेशन क्या है पहले ये समझते हैं. तो माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट या तो 1 करोड़ से कम होगा या टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा. स्मॉल मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम. मीडियम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम, टर्नओवर 250 करोड़ से कम. एमएसएमई का काफी इंपॉर्टेंस है. देखिए लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई सेक्टर्स या इंटरप्राइजेस हैं इंडिया में और उनमें से 99.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, यानी कि इस टाइप के 99.5. ज्यादातर जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस हैं 73% के आसपास दे आर इन सर्विस सेक्टर. जैसे एसपीएम कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दिस, सर्विस सेक्टर में है और इस कैटेगरी में आएगा. तो फॉर लाइक दैट सच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग थिंग्स क्लियर आई एम गिविंग दिस एग्जांपल. तो 6 करोड़ के आसपास एमएसएमईज हैं, ज्यादातर जो है माइक्रो कैटेगरी में. एम्प्लॉयमेंट के लिहाजे से एमएसएमई हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेटली हाइयर कंट्रीब्यूशन, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है 13 करोड़ के आसपास. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 40% के आसपास. कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज एक्सपोर्ट इज अबाउट 45%. सो ऑल सच डेटा प्रूव कि हाउ इंपॉर्टेंट एमएसएमई सेक्टर इज फॉर इंडियन इकोनॉमी. अब हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, एनुअल सर्वे ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लेवरेजिंग ई कॉमर्स ग्रोथ ऑफ एमएसएमई. ये रिपोर्ट कहता है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स या कंपनियां, एंटरप्राइजेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लिंक्ड नहीं है, उन कंपनियों के या इंटरप्राइजेस के ऊपर आज के डेट में सर्वाइवल थ्रेट है. ये इंटरप्राइजेस को भी अब एमएसएमई से लिंक करना होगा, तभी जाकर के इनका सेल बढ़ेगा, इनका टर्नओवर बढ़ेगा, उनका ओवरऑल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज बढ़ेंगे. अदरवाइज मेनी एमएसएमईज हु आर नॉट गेटिंग लिंक्ड विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ सर्वाइवल. एमएसएमई की बात चली रही है तो लेट अस सी फ्यू इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर. चैंपियंस पोर्टल लेकर के आई सरकार, रैंप इनिशिएटिव ड्यूरिंग द कोविड टाइम, फाइनेंस एमएसएमई का मजबूत करने के लिए, उनका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इंश्योर कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया नॉल. उद्यम पोर्टल इज वेयर देयर इज a registration number, basic identification number allotted to each and every MSME sector या enterprises. यूपीएससी ने जो हाल फिलहाल में यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है 2023 में, उसमें एमएसएमई से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल बात चल रही थी आईयूसीएन की. आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि सर आईयूसीएन क्या करता है, जरा थोड़ा बताइए ये क्या होता है, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो चलिए आज इसको देख लेते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए आईयूसीएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. इसको 1948 में बनाया गया. इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड पे. इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. इस ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर के तमाम कंट्रीज मेंबर हैं, दुनिया भर के तमाम एनजीओज मेंबर हैं. So this is funded by government, bilateral, multilateral agencies like World Bank and all. Many NGOs are also part of it, IUCN. तो 1948 में बनाया गया IUCN को नेचर के कंजर्वेशन के लिए. नाम से आपको समझ आ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. 1964 से IUCN एक लिस्ट पब्लिश करने लगा जिसको हम लोग कहते हैं IUCN रेड लिस्ट. IUCN रेड लिस्ट के अंदर अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाने लगा. स्पीसीज चाहे प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, फ्लोरास फोनास, अलग अलग कैटेगरीज में. जैसे नॉट इवेल्युएटेड, डेटास ऑफ डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ओवरऑल एक्सटिंक्ट. तो अलग अलग स्पीसीज के ऊपर कितना खतरा है, उनकी पॉपुलेशन कितनी रफ्तार से घट रही है, उसके बेसिस पे स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि राइनोस आर इन वल्नरेबल कैटेगरी. इंडियन वन हॉर्न राइनो इज इन वल्नरेबल कैटेगरी, जबकि सुमात्रा या जावन राइनोज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी.
तो इसका सरल सा मतलब यह है कि सुमात्रा या जावा के राइनोस के ऊपर ज्यादा खतरा है, उनकी संख्या ज्यादा तेजी से घट रही है, जबकि हमारे वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो की भी जनसंख्या पे खतरा है, वल्नरेबल है, उतना खतरा नहीं है। तो मुद्दा यह है कि इस साइड में है तो लीस्ट कंसर्न, कोई खतरा नहीं। काउज, डॉग्स, एनिमल्स, कैट्स जो इजीली दिख जाते हैं हमें, दे आर ऑफ कोर्स इन दिस कैटेगरी। थोड़ा सा नियर थ्रेटेंड, फिर वल्नरेबल, ज्यादा खतरा हुआ तो, उससे भी ज्यादा खतरा हुआ तो इंडेंजर्ड, और खतरा हुआ तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ज्यादा खतरा मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब बाहर बचा ही नहीं है, जू वगैरह में कहीं प्रोटेक्ट करके रखा गया है, अदरवाइज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और बहुत ज्यादा खतरा हो गया है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ही हो गया, जैसे डायनासोर, नॉट विल बी इन दिस कैटेगरी। अलग अलग रेटिंग दे करके किस स्पेसीज के ऊपर कितना खतरा है ये हाईलाइट करता है आईयूसीएन, ताकि जिन देशों में, जिन जगहों पे ये स्पेसीज पाए जा रहे हैं, वहां की लोकल सरकारें इनके प्रोटेक्शन पे ध्यान दे सके। So that is how different categories of IUCN Red Data Book is there. Critically endangered, highest risk category, as I said. Extinct in wild and extinct तो हैं ही, वो तो खत्म ही हो चुके हैं बेचारे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हाईएस्ट रिस्क है, तो इनको प्रोटेक्ट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका अपना थ्योरेटिकल टेक्निकल डेटा भी है। ये पॉपुलेशन मस्ट हैव डिक्रीज्ड बाय 80% इन 3 जनरेशंस एंड ऑल। नो नीड टू मक अप द टेक्निकलिटीज, इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछेगा। उससे कम खतरा इंडेंजर्ड में, 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स, वल्नरेबल इंडेंजर से कम खतरा होता है, एंड देन लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड एंड ऑल। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। राइनोस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन यूएस, यानी कि यूएस में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि वहां पे पैसा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो दुनिया भर के देशों से पैसा निकलेगा डॉलर के फॉर्मेट में, सो दैट विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू सी द स्टेटमेंट 3, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस करेंसी रिस्क, नो, डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस करेंसी रिस्क, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे फैसला कर सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सवाल था कम्युनल कन्फ्लिक्ट, मेंस का सवाल था, कम्युनल कन्फ्लिक्ट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स आर रूटेड इन देयर कॉलोनियल लेगेसी, एक्सप्लेन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडिया। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जैसे कि हमारे देश भारत की तरह जितने भी ऐसे देश जो पहले गुलाम थे, आज के टाइम में इन देशों में कम्युनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे ही हुतूस तुत्सीस के अंदर देखने को मिला रवांडा में। तो दीज आर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, इनके अंदर कम्युनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट इज रूटेड इन देयर कॉलोनियल लीगेसी, यही एक्सप्लेन करना था। अब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट में इंडिया का जिक्र कहीं भी नहीं है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कहता है एक्सप्लेन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल को अगर आप दो पार्ट में लिख रहे हैं तो पहले पार्ट में आपको आपको जनरल बातें लिखनी है, और दूसरे पार्ट में आपको जाना है इंडिया स्पेसिफिक। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट by giving several examples from across the world, and then you move to the next part where you give India specific arguments. तो पहले कॉम्युनलिज्म को थोड़ा डिफाइन कर दिया कि कंक्रेटाइजिंग आइडेंटिटी अराउंड रिलीजन और एथनिसिटी विच इज एसोसिएटेड विथ हेट्रेडनेस एंड वायलेंस। फिर लिखेंगे यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रिजीम दे प्रैक्टिस्ड डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी, देश को डिवाइड करो रूल करो। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी का में क्या वो करते थे कि दे वुड डेवलप द सेंस ऑफ डिफरेंस अमंग्स द पीपल, कि देखो तुम्हारा धर्म अलग, जाति अलग, और फिर किसी एक धर्म या जाति के लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने लगते थे। इससे दूसरे वालों के मन में इनसिक्योरिटी आता था, और इस कारण से लोगों के मन में आपस में हेट्रेडनेस की भावना डेवलप होती थी। और फिर लोगों के मन में जब हेट्रेडनेस की भावना डेवलप हो गई कि तुम हिंदू हम मुसलमान, तुम हुतीस हम तुत्सीस, तो जब देश आजाद भी हो गया तब भी ये कम्युनल टेंशंस बने रहे, एंड दैट इज व्हाई द रीजन these communal conflicts are seen in these post colonial states still day। ब्रिटिशर्स तो चले गए, हिंदू मुसलमान के बीच के दंगे छोड़ गए, दैट इज व्हाट एकदम देसी सरल भाषा में ये मतलब है। तो दुनिया भर के अगर आप एग्जांपल देखें तो हुतीस तुत्सीस, कल हमने देखा रवांडा में रवांडन जीनोसाइड, क्योंकि बेल्जियम सरकार जब तक वहां पे कॉलोनियल मास्टर थी प्रैक्टिस डिवाइड एंड रूल। सिन्हालीज इन तमिल्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है श्रीलंका के अंदर, that is mainly because of the Britishers policy of giving more preferential treatment to Tamils as long as they ruled Sri Lanka। रोहिंग्याज का जो भी प्रॉब्लम है, रोहिंग्याज वर्सेस बुद्धिस्ट बर्मीज मेजोरिटी इन बर्मा, ये भी बहुत हद तक ब्रिटिशर्स को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली इस लाइन में नहीं है, बट ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिश म्यांमार अटैक हुआ, ये वॉर हुआ, उसके बाद से ही अब यू सी रोहिंग्या स्टार्टेड टू माइग्रेट, एंड दैट इज व्हाई
ये आप रोहिंग्यास का जो भी कन्फ्लिक्ट है वहां के बुद्धिस्ट मेजोरिटी से, उसको आप रूट कर सकते हैं विथ द कॉलोनियल लेगेसी। अब फिर दूसरे पार्ट में आ जाएंगे इंडिया के अंदर। सिमिलरली कम्युनल इश्यूज इन इंडिया कैन बी ट्रेस। तो सिमिलरली वर्ड लिख करके आपने कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश की, जो मैं कहता हूं ना, एक ट्रांजिशन लाइन, रेगुलर फ्लो बनाने की। तो सिमिलरली कम्युनल, तो ये बातें जो मैं लिख रहा था, आपको ऐसे फ्लो कराना है एग्जामिनर को कि वही बातों को मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। सिमिलरली कम्युनल इश्यूज इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम इट्स कॉलोनियल रूट्स। तो हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा लिखते हैं, आपने बेसिक हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा, कि भारत के अंदर कम्युनलिज्म 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ। पहले कम्युनल कॉन्सियसनेस, बिगिनिंग ऑफ कॉन्सियसनेस, कि भाई तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, मेरा अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग है। दैट वाज द बिगिनिंग एंड दैट वाज स्टार्टेड विद द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। लिबरल कम्युनलिज्म, कि भाई देखो, तुम्हारे सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस इंटरेस्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। दैट वाज द सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म। और थर्ड स्टेज वाज एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, वेयर इट वाज स्टार्टेड टू बी बिलीव्ड कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस इंटरेस्ट आर इरिकंसिलिएबल, बिल्कुल अलग है, एक साथ हो ही नहीं सकते। और ब्रिटिशर्स ने ये लिबरल कम्युनलिज्म के स्टेट को एक्सट्रीम कम्युनलिज्म तक पहुंचाया विद द प्रैक्टिस ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रूल एंड वीकेन नेशनल मूवमेंट। तो लिबरल से एक्सट्रीम कम्युनलिज्म तक पहुंचाया ब्रिटिशर्स ने बाय प्रैक्टिसिंग देयर कम्युनल पॉलिसीज, विच कैन बी सीन इन द सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिसीज। पहले उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में रिलीजन के बेसिस पे मुसलमान के लिए दिया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, और बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उन्होंने यही सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया क्लास और कास्ट के बेसिस पे डिप्रेस्ड क्लासेस को देने की कोशिश की। वो बात अलग है कि वो हो नहीं पाया। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बाद में फिर वो पूना पैक्ट किया और रिजर्वेशन दिया कास्ट बेसिस पे, पर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो क्रिएट हो ही गए कास्ट बेसिस पे। तो ब्रिटिशर्स ने कम्युनल कास्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रूल। फिर ऐसा आप लिख सकते हैं, एंड दैट इज हाउ दे मूव्ड इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म फ्रॉम लिबरल स्टेट टू एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। देन कंक्लूजन कैन बी समथिंग लाइक दिस, कि कम्युनल स्ट्रेटजीज ऑफ द ब्रिटिशर्स led to sense of hatredness amongst the two major community in India, Hindus and Muslims. Ultimately, this led to partition of the country and associated communal conflicts at the time of independence, which is remembered as partition horror day. बहुत दंगे हुए, मारकाट हुए, जिसको हम आज तक याद करते हैं हॉरर डे की तरह, which is remembered on 14th August every year. That is how you can write this answer. So that's all from our side for today. Thanks for watching.